नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक जो हमने करवाया था साइंस में, आज उसी से आगे हम उसके महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं उस टॉपिक से उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका जो ICR में IARI में जो टेक्नीशियन की भर्ती है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन वो आने के चांसेस हैं। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है। 10th क्लास के जो सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, वो स्रोत जो गैर नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, उनको वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा स्रोत हो जाएगा? वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो हो, ये जो स्रोत है, इनको फॉसिल जो फ्यूल होते हैं ये क्या होते हैं? ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत के अंतर्गत आते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब देख सकते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी इनको बोला जाता है। तो इनमें ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। मतलब जिन स्रोतों की उत्पत्ति है वो समाप्त होने वाले हैं, मतलब ज़्यादा यूज करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, और जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति है वो कई हजार वर्ष बाद होती है। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो वायुमंडल को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो ऊर्जा सोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वायुमंडल को हमें प्रदूषित करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में देखें तो ऊर्जा के वे स्रोत जो अपरिमित हैं और जिन्हें प्रकृति निरंतर प्रदान कर रही है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो वे ऊर्जा स्रोत जो हमें प्रकृति से बार बार मिलते जा रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, एक नवीकरणीय अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज। तो वह ऊर्जा का ये संसाधन जो नवीकरणीय अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएंगे हमारे जंगल। हमारे जो फॉरेस्ट जो हैं वो एक नवीकरणीय अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो आप ये देख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो देख सकते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो उनको अक्षय संसाधन और क्षय संसाधन। तो वे संसाधन जिनका क्या हो गया? अक्षय संसाधन, मतलब उनको हम यूज करते हैं तो वो हमें मिलते जाते हैं, मतलब उनको अधिक से अधिक यूज हम कर सकते हैं। तो ये हो गया अक्षय संसाधन। और क्षय संसाधन तो मतलब क्षयकारी, तो उनका ज़्यादा दोहन करने से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो अक्षय संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और वर्षा ये आते हैं। और क्षयकारी जो संसाधन होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं वो आते हैं। जिसमें सभी प्रकार के जो प्राणी, पादप और मानव जो है वो नवीकरणीय साधन के अंतर्गत आता है। और जो खनिज, धातु, पेट्रोल, मृदा और जो कोयला, प्राकृतिक गैस है वो किस में आते हैं? अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अक्षय नवीकरणीय संसाधन है, इन एग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल रिसोर्स। वह रिसोर्स जो क्या है? अक्षय नवीकरणीय है, मतलब कि क्या है? एग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल है, मतलब उसको हम प्राप्त कर सकते हैं बार बार। तो वो क्या हो जाएगा? फ्रेश वाटर। और उसका ज़्यादा दोहन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी, ये क्या हो जाएगा? एक अक्षय नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो इसमें एग्जॉस्टेबल और क्या होते हैं? इन एग्जॉस्टेबल, ये दो संसाधन है आप देख सकते हैं, समाप्य संसाधन और असमाप्य। मतलब वे बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं तो उनको और समाप्त हो सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? समाप्य संसाधन। मतलब इनका ज़्यादा यूज करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ये समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। और नेक्स्ट हम बात करें तो जो होते हैं अनएग्जॉस्टेबल, तो ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होंगे, जैसे वायु। वायु जो होगी ये समाप्त नहीं होती है, ये क्या होती है? इनएग्जॉस्टेबल होती है, असीमित मात्रा में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें,
ऊर्जा का एक अक्षय और नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का एक अक्षय रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पन बिजली। मतलब पन बिजली है, पानी से जो बिजली बनाई जाती है हाइड्रो पावर, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज है वो कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, भारत में प्रमुख गैर नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग है। तो भारत में जो ऊर्जा का गैर नवीकरणीय उपयोग है वो लगभग किससे किया जाता है? मतलब किसका ज़्यादा से ज़्यादा भारत में मेजर यूज है वो किया जाता है? तो वो किया जाता है कोल या फिर कोयले का। तो भारत में गैर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भारत में सबसे ज़्यादा कोल का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, चिपको आंदोलन किसकी शुरुआत सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन, जो चिपको मूवमेंट जो हुआ था वो किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? तो ये जंगलों के, फॉरेस्ट और वनों के सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं कि ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो चिपको आंदोलन हुआ था ये 1970 में हुआ था। तो एक पर्यावरण रक्षा का एक आंदोलन था भारत के उत्तराखंड राज्य में, अब क्या है उत्तर प्रदेश का भाग है, यहाँ पर हुआ था। ये किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उनका अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। तो ये आंदोलन जो हुआ था ये वनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो इसमें बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद हैं, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में इसका आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा है, ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे आप देख सकते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए उनके बारे में देख लेते हैं। तो चिपको आंदोलन आप देखना है कि उत्तराखंड में हुआ, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए 1970-73 में आप देख सकते हैं, ये इसकी डेट ये आती है। नेक्स्ट इसमें एपी को जो आंदोलन हुआ था वो 1983 में हुआ था। कर्नाटक पांडुरंग हेगड़े है वो इसके नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसमें साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली 1973 में हुआ था। ये केरला में सदाबहार वनों की सुरक्षा के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो 1985 में हुआ था। मेघा पाटेकर और अरुंधति नाथर और आमिर खान और बाबा आमरे, तो इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इनको भी आप याद रखेंगे क्योंकि रिसोर्सेज की सुरक्षा के लिए क्वेश्चन सब वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, वनों की कटाई का प्रमुख कारण है डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कैजुअल एजेंट ऑफ। तो मतलब वनों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई है वो किस कारण से हो रही है? तो वो हो रही है निवास स्थान का मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन ऑफ हैबिटेट। मतलब कि हमारा जो निवास स्थान है उसका क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मरुस्थलीकरण है वो फैल रहा है। तो उसी कारण वनों की जो कटाई है वो सबसे ज़्यादा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर मौजूद ताज़ा पानी है। तो पृथ्वी पर वर्तमान में जो मौजूद ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, उसकी परसेंटेज मात्रा कितनी है? तो वो हो जाएगी 2.5%। कितनी हो जाएगी? 2.5%, या लगभग 3% के अराउंड जो है वो पृथ्वी पर क्या है, अभी फ्रेश वाटर अवेलेबल है। 97% जो वाटर है वो अर्थ पे वो है, वो किस में है, वो जो ओशियंस महासागर है वहाँ पर स्थित है। तो 3% लगभग 2.5% जो वाटर है वो ही फ्रेश वाटर है जो हम पीने लायक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, भारत में सामान्य प्रकार का वन है। तो भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं? तो भारत में मुख्य प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई जो डिसीडियस फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनकी प्रतिशत मात्रा भी आप देख सकते हैं कितनी पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय जो नम पर्णपाती वन जो है वो भारत में कुल वन का कितने पाए जाते हैं, 28.6% है वो भारत में ये वन है वो पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है वो भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से अक्षय ऊर्जा संसाधन है। तो अक्षय ऊर्जा इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है वो हमें पूछा गया है। तो वो कौन सा हो जाएगा इन ऑप्शंस के
हिसाब से आपको बताना है। तो इसमें जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो क्या हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा संसाधन हो जाएगा। सॉरी, इसमें अक्षय नहीं हो जाएगा या, हाँ अक्षय होगा इसमें, क्योंकि अनएग्जॉस्टेबल, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज है वो कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। आगे इसमें आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं संसाधनों का पूरा वर्गीकरण कि प्राकृतिक और मानवीय, दो प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। प्राकृतिक में, जिनमें सतत और प्रवाह के हिसाब से पवन है और जल होते हैं, और जैव के अंदर होते हैं प्राकृतिक जो वनस्पति होते हैं, वन और वन्य जीव, और एक होते हैं पुनःचक्रीय जैसे धातु, और अचक्रीय में क्या हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन, और मानवीय के अंदर संरचनाएं और संस्थाएं और मात्राएं गुणवत्ता। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है। आगे इसमें हम देखते हैं तो जीवन सहायक क्षेत्र पृथ्वी की सतह है, तो लाइफ सपोर्टिंग जोन है वो अर्थ सरफेस का वो कौन सा है, तो लाइफ सपोर्टिंग जोन है वो कौन सा हो जाएगा, बायोस्फीयर। जीवमंडल को क्या बोला जाता है, लाइफ सपोर्टिंग जोन है वो पृथ्वी का बोला जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मीठे पानी का अधिकतम उपयोग होता है, तो मीठा पानी मैक्सिमम यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज इन, जो मीठा पानी जो है फ्रेश वाटर है उसका अधिकतम उपयोग है वो किस में होता है, तो वो होता है एग्रीकल्चर में। किस में होता है, एग्रीकल्चर या कृषि में सबसे ज़्यादा पानी का यूज है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रेड डाटा बुक के बारे में जानकारी देता है, तो रेड डाटा बुक है वो कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में जानकारी देता है, तो रेड डाटा बुक है वो लुप्त प्राय जो पौधे और जानवर हैं, जो पौधे और जानवर जिनकी लुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनके बारे में जानकारी है ये रेड डाटा बुक है ये हमें देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, सौर ऊर्जा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है वो विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्षय, कौन सा हो जाएगा, एनएग्जॉस्टेबल, कौन सा हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत ये आता है सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है इसमें, वायु पूरी पृथ्वी को ढक लेती है जिसे हम कहते हैं, तो एयर कवर्स द होल अर्थ विच वी कॉल, तो हमारे आसपास का जो वायुमंडल होता है उसी को वायुमंडल बोला जाता है। इसमें चारों ओर से पृथ्वी है वो वायु के द्वारा क्या होती है, घिरी रहती है, तो इसमें वायुमंडल है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वन अधिनियम सबसे पहले अधिनियमित किया गया था, तो फॉरेस्ट एक्ट जब बनाया गया था सबसे पहले वो कब बनाया गया था, तो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था वो बनाया गया था सन 1927 में। कब बनाया गया था, 1927 में इसको अधिनियमित है वो किया गया था। इससे पहले अंग्रेजों के काल में जो ब्रिटिश शासनकाल था उसमें 1864 में और 1865 में इस वन अधिनियम है वो बनाया गया था, और 1878 में भी इसको बनाया गया था। तो ये ब्रिटिश काल में इनको बनाया गया था। भारत में इसमें आज़ादी के समय मतलब भारत में एकदम विशुद्ध रूप से इसका संशोधित रूप है वो 1927 में इसका सामने आया था। आगे आप इसमें देखते हैं भारतीय वनों से संबंधित कुछ नियम या अधिनियम है, तो भारतीय वन अधिनियम है वो 1927 में बनाया गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो 1980 में आया था। और वन संरक्षण नियम, इनमें आप ध्यान में रखना अधिनियम और एक आता है नियम, तो वन नियम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, वन संरक्षण नियम है वो 2003 में आया था, और वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में आया था। तो ये दोनों बातें ही अलग अलग हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है। और भारतीय वन अधिनियम है वो 1927 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, तो वन्यजीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो कब आया था, तो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट जब आया था वो आया था सन 1972 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो पास किया गया था। तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, पृथ्वी पर संसाधनों का प्रबंधन जो मानव आवश्यकताओं और अन्य प्रजातियों के बीच संतुलन बनाए रखता है, तो द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ विच मेंटेन्स एंड बैलेंस बिटवीन ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स एंड अदर स्पेसीज इज, तो पृथ्वी पर मानव संसाधनों का प्रबंधन और मानव आवश्यकताओं और प्रजातियों के बीच में संतुलन बनाए रखने का कार्य है वो किससे होता है, वो होता है कंजर्वेशन से, संरक्षण द्वारा ये कार्य होता है। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा।
तो डिफरेंस ये थे नेचुरल रिसोर्सेज वाले टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।